What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Level. देखिए सबसे पहले आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं जिसमें आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले बातों से भी पहले तो सॉरी 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, पर लेकिन जो ये आज वाली वीडियो है ये 18 की डेट की वीडियो है, ठीक है ना। तो 18 डेट की पीआईबी है इसमें और जो आज की और कल की है पीआईबी वो कल वाली वीडियो में होगी। ओके, तो इसलिए आपका कोई भी पोर्शन मिस नहीं हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि आपका कोई भी पोर्शन मिस हो गया यहाँ पे। इसके अलावा पीडीएफ से रिलेटेड इशू है। देखिए पीडीएफ जितनी भी मैं आज तक वीडियो बना चुका हूं उन सबकी कंबाइन पीडीएफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जनवरी की मैं कंबाइन कर चुका हूं, फिर से उसको शेयर कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में सहूलियत रहे। जो पीडीएफ अवेलेबल होगी वो आपको एक तो यहाँ पे फेसबुक का पेज है यहाँ पे अवेलेबल होगी और दूसरा स्टडी लवर का ये चैनल है यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो दोनों का नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आगे अपना रिवीजन आसानी से कर सके। इसके अलावा जोन से भी लेक्चर उससे रिलेटेड है इकोनॉमिक सर्वे से, उसकी कंबाइंड पीडीएफ बना दूंगा मैं, ठीक है। जिससे कि सारे लेक्चर, अब लगभग 21 लेक्चर हो जाएंगे, 20 कंप्लीट हो चुके हैं, एक लेक्चर और बचा हुआ है 1 चैप्टर का, उसको कल कंप्लीट कर रहा हूं मैं। तो उसमें आपकी कंप्लीट लेक्चर और कंप्लीट जो पीडीएफ है पूरे इकोनॉमिक सर्वे की वो आपको एक जगह इकट्ठी होकर मिल जाएगी, एक जगह मर्ज कर दूंगा सारी पीडीएफ को, जिससे कि आपको आसानी रहे, आराम से आप उसका रिवीजन कर सके, ठीक है। और इसके अलावा फरवरी मंथ की कोशिश कर रहा हूं कि फरवरी मंथ और ये आगे वाली भी जो पीडीएफ है उनको भी जल्दी से जल्दी मर्ज कर दूं। देखिए थोड़ा उसमें टाइम लगेगा हालांकि, पर इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से मिल सके। अगर कोई इसमें मेरी हेल्प कर सकता है, किसी ने अगर मर्ज कर रखी है जो ये पीडीएफ है मार्च उसकी, फरवरी की या मार्च वगैरह की, तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिए। आप लोग उसको फेसबुक पे शेयर कर दीजिए या कहीं पे भी जहां पे आप लोगों को सुटेबल लगे, और शेयर करने के बाद में एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए फेसबुक में नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर पीडीएफ के वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए या इनबॉक्स में एसएमएस कर दीजिए। इससे देखिए हेल्प हो जाएगी, थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी, वरना मुझे सारी बैठ के तो मर्ज करनी पड़ेगी। अगर किसी ने कर रखी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है, तो मैं उसको सबके साथ में शेयर कर दूंगा। फिर इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी हो इसके अलग, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पीडीएफ वगैरह आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी जिससे कि आप लोग आसानी से कर सके रिवीजन अपना, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी। पीडीएफ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आजकल पुट हो रहे थे वीडियो के नीचे, तो मैं भी इसको इन्फॉर्म करना चाहता था थोड़ा, तो ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। ओके, अब देखिए आज का वीडियो का देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है इसमें। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए होता क्या है, आज की डेट में जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, खासकर जिनके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट या कोई और लगा होता है, जो भी ये ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, खासकर जो नए खुले हैं उनका आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे खुल रहे हैं, जो न्यूज में रहते हैं। तो ये खासकर पीआईबी में जो न्यूज आती है ना, वो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज होती है, ठीक है। तो ये न्यूज सारे गवर्नमेंट के जितने एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो खासकर ये पीआईबी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इससे रिलेटेड न्यूज जरूर देखा करें आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड डाइजेस्टिव साइंस। तो इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, कहां पे खुलने वाला है, ये सोनारपुर वेस्ट बंगाल में, सोनारपुर वेस्ट बंगाल में खुलने वाला है। और वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन निकल के आता है आप लोगों के लिए, ये बताइए कि वेस्ट बंगाल को कितनी बाहर की कंट्रियां, स्टेट नहीं कितनी बाहर की कंट्रियां टच करती है, इंटरनेशनल बॉर्डर किस किसके हैं इसके साथ में, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। तो ये खुलने जा रहा है, तो सोनारपुर में खुलने जा रहा है, अमार सोनार लोहार, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा अमार सोनार बंगला क्या क्या यूज करते हैं, वर्ड काइंड ऑफ जो यूज किया जाता है। तो मतलब आप लोग बस कुछ भी है ट्रिकड़मबाजी करके आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को वर्ड याद होना चाहिए खुला कहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, ये जो है फायदा किसको पहुंचाएगा, जब वेस्ट बंगाल में खोला जाएगा तो ईस्टर्न जो इंडिया है, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन जो इंडिया का है, और उसके अलावा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो इन सारे पोर्शनों में इसका जो मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी रहती है आज की डेट में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई फायदा हो रहा है, उससे रिलेटेड लीवर में कोई फायदा हो रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये लीवर की पिक्चर डाली गई है ये, ठीक है। तो ये होता है लीवर, बहुत सारे वर्क करता है, खासकर पेट से रिलेटेड जितनी बीमारी होती है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये इससे रिलेटेड बीमारी है, अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाएगा उसको, ओके, तो जिससे कि गरीबों को भी इसका फायदा पहुंच सके। और देखिए यहाँ पे इस तरीके की ये जो लाइन होती है, आप लोग अपने राइटिंग लिखने में इसको यूज कर सकते हैं, ए स्माइलिंग फेस कैन क्योर हाफ द डिजीज। अगर आप दूसरों को खुश रखते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर हंसी खुशी से बातें करते हैं, तो ये इस तरीके की चीजें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और कम से कम 2-4 बार तो यार दिन में अच्छे से हंस लेना चाहिए, दिल खोलकर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पीआईबी की न्यूज नहीं है, नीचे लीवर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए लीवर की जो मेन जॉब होती है ना, वो क्या होती है, वो ब्लड को एक तरीके से प्यूरिफाई करने का आप लोग कह सकते हैं, मतलब फिल्टर करने का होता है, ठीक है। और जिस तरीके से वो फिल्टर किया जाता है
मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता हुआ जाता है पासिंग, फिर पूरी बॉडी में जो पास होता है ब्लड, तो उसको फिल्टर करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। डिटॉक्सिफाई भी करता है, जो केमिकल जो होते हैं हमारे अंदर कोई भी इस तरीके के प्रोडक्ट, उनको डिटॉक्सिफाई मतलब जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है उनको भी कम करता है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, विटामिन के आप लोगों ने कई बार सुना होगा, क्लोटिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद, मतलब अगर किसी को हो रहा है क्लोटिंग होती है तो विटामिन के उसमें इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। तो विटामिन के जो प्रोटीन होता है, क्लोटिंग आप लोगों ने सुना होगा, माइंड में क्लोट बन जाते हैं, या फिर इस तरीके से यानी कहते हैं कि दिमाग फट गया किसी का, तो काइंड ऑफ चीजें, वो विटामिन के वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस तरीके के डिजीज को ठीक करने में। तो इस तरीके में भी यहाँ भी लीवर का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो प्रोटीन प्रोड्यूस करके एक तरीके से क्लोटिंग वगैरह वाला जो सिस्टम होता है उसको कम करता है, लीवर का ही वर्क होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बना के पूछ ली जाती है ऑप्शन के रूप में, ओके। और इसके अलावा देखिए ऑर्गन जो है ब्रेक डाउन करता है, जो ओल्ड और डैमेज सेल होती है उनको साइड में करता है। और इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक तरीके से ब्रेक डाउन करता है फैट को और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये वाला भी लीवर की हेल्प से ही होता है। तो यही है कि देखिए हमारी बॉडी, कहने के लिए हम, जो कोई बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी हूँ, लाखों करोड़ों का हमारा शरीर है, उसका अच्छे से ध्यान रखिए तो आपको सब जगह फायदा मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब है किसी भी तरीके से, कहा के गरीब यार, इतनी अमीर हमको भगवान ने बॉडी दे रखी है, उसका ध्यान रखिए अच्छे से, और अपना अच्छे से ध्यान रखिए, फिर अपने आप जो आपका गोल बना रखा है उसकी तरफ को चलते रहिए, ओके। नेक्स्ट न्यूज है, इसमें देखिए क्या बोला गया है, ये बोला गया है HADR, ये क्या है, ह्यूमन असिस्टेंस एंड द डिजास्टर रिलीफ। अगर डिजास्टर कोई होता है, किसी भी तरीके का साइक्लोन आता है या किसी भी तरीके की सुनामी आती है, तो उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से एक दूसरे का असिस्टेंट करके एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाए, तो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे क्या किया गया, मल्टी एजेंसी, सारी एजेंसी मिलकर काम करती है, तो उसका इनॉग्रेशन सेशन किया गया, कहाँ पे, कारवार में किया गया, ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है, इसका याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो किया जा रहा है वो नाम क्या है इसका, यह कारावाली करुण्या, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का नाम है। इसके तहत क्या होगा, जो प्रोफेशनल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होगी डिजास्टर मैकेनिज्म से रिलेटेड, मतलब अगर सुनामी आ जाती है, इस तरीके कोई सिचुएशन बन जाती है, जितने भी देखिए हमारे जो स्टेट है, जितने अगर आप लोग देखा जाए जितने भी ये वाले स्टेट है, तो इन पे बहुत ज्यादा फोकस होता है इस तरीके की चीजों का। तो यहाँ पे जिस तरीके से कर्नाटक में की जा रही है, तो इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो स्टेट होते हैं उनको पहले से ही प्रिपेयर करके रखा जाए, कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसको पहले से सेटल डाउन किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इनको पहले से ही प्रैक्टिस कराई जाती है। आप भी देख लीजिए, जैसे पेपर पास में आता है तो प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, वो इसलिए तो कराते हैं ताकि पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो सके, जब आप एग्जाम देने जाओ उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज कराई जाती है, कोऑर्डिनेशन बना सके, एक दूसरे के बीच में सिनर्जी रह सके, सिविल और मिलिट्री के बीच में। देखिए कई बार ऐसा होता है, हमारे मोहल्ले मान लीजिए कहीं पे आग लग जाती है, तो क्या होता है वहां पे, मतलब एक तरीके से जो अग्नि के व्हीकल होते हैं, जो आग बुझाने वाले, उनको आने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। क्यों, मान लीजिए किसी घर में, ये गली में लास्ट में घर है, इसमें आग लग गई, तो आसपास में सबकी गाड़ी घरों के बाहर खड़ी रहती है, तो इतनी भी जगह नहीं होती है कि कोई जो इस तरीके की जो वैन वगैरह होती है वो ढंग से अंदर आ सके, ठीक है, उसको मोड़ा जा सके, या फिर एकदम आग लगी तो सामान बाहर निकाला जा सके जल्दी जल्दी। तो ये क्या होता है, ये सब सिविलियन जो होते हैं, जो नॉर्मल सिविल आदमी होते हैं, उनको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आग लगती है, कम से कम अपनी गाड़ी हटा के यहाँ से साइड में कर दे। एक्चुअली मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा है, तो इसलिए लाइव एग्जांपल मुझे एकदम याद आ गया। तो ये कोई भी आदमी अगर मिलके काम करेगा तो भी इस तरीके की सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, वरना बाहर ही खड़े रहेंगे वो अपने जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं, अंदर तक लेके आ नहीं पाएंगे और डिजास्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए डिजास्टर को कम करने के लिए एक तरीके से सिविलियन और मिलिट्री दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर देखिए ये एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसमें भी इस तरीके की बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस तरीके से कॉजलिटी वगैरह जो होती है उनको कम किया जाए, ठीक है ना, और किस तरीके से चीजों को सेटल डाउन किया जाए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके की एट ए टाइम। ये वाले आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूं, पर लेकिन न्यूज में आ रही है तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक्सरसाइज का नाम है सिम्बैक्स, ठीक है। तो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है, सिम्बैक्स की फुल फॉर्म क्या है, ये सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, सिम्बैक्स है 2017 में अब ये होने जा रही है। तो सिम्बैक्स होने जा रही है, बायलैटरल एक्सरसाइज है नेवी ऑफ द सिंगापुर और इंडिया की नेवी के बीच में। तो कहां पे पड़ रहा है, एक बार पहले ये देख लीजिए, हेल्ड कहां पे होगी, ये होगी साउथ चाइना सी के एरिया में, ठीक है, यहाँ पे हेल्ड होगी। और 24th ये सीरीज की एक्सरसाइज है, और जो स्टार्ट हुई थी वो 1994 में स्टार्ट हुई थी। तो एक बार एरिया भी देख लीजिए, आप लोगों को ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। ये हो गया यहाँ पे सिंगापुर, ठीक है ना।
तो यहाँ पे सिंगापुर हो गया, तो यहाँ से रिलेटेड ये साउथ चाइना सी ये वाला हो गया, यहाँ पे ये वाला पोर्शन। तो इस वाले एरिया में हेल्ड होने जा रही है, ठीक है, इस वाले एरिया में कंप्लीट होगी और 24th इसका ये सेशन है, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों को याद रखनी चाहिए किस किस के साथ में होती है और क्यों हो रही है, वो भी आप लोगों को अब यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा कि पर्पज क्या होता है ऐसी एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिम्बैक्स है 2017 इसका 24th वर्जन है। तो जो 2-3 बात हो गई, इसके अलावा ये एक्सरसाइज जो है ये एंटी सबमरीन वारफेयर, एक तो होता है सबमरीन जिसको पनडुब्बी बोलते हैं हिंदी में, तो देखो पानी के नीचे नीचे चलती है, जैसे पानी का लेवल हो गया तो ये इस तरीके की मान लीजिए पनडुब्बी बन गई, ठीक है ना। तो ये पनडुब्बी इसलिए पानी के नीचे नीचे चलेगी। तो ये यहाँ से अगर कोई भी शिप बड़ा वगैरह शिप हो गया, उसको मतलब एक तरीके से उसको टैकल करने के लिए, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर हम एंटी सबमरीन करें तो इस वाली जो पनडुब्बी होती है इनसे अपने शिपों को बचाने के लिए तो इस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है कि इनको कैसे टैकल किया जाए। मान लीजिए चाइना का कोई पनडुब्बी आ रही है और वहां पे हमारे वाले जहाजों को आके उन्होंने उड़ा दिया, तो उससे कैसे रोका जाए, तो ये सब चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेक्शन रिलेशनशिप होगी, रेगुलर प्रोफेशनल के बेस पे एक तरीके से इंटरेक्शन रहेगा, किस तरीके से चीजों को टैकल करके चलना है। एक दूसरे से प्रोग्राम चेंज करेंगे कि क्या क्या हमको प्रोग्राम, मतलब देखिए सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना अपना वर्क करने का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने अपनी स्ट्रेटजी कुछ और बनाई होगी पेपर को सोल्व करने के लिए, सामने वाले ने कुछ और बनाई होगी, तो एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे तो फायदा हो जाएगा। कुछ कमी आपकी में होगी, कुछ सामने वाले के में, तो एक दूसरे से मिलकर सॉर्ट आउट हो जाएगी। स्टाफ एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर एक दूसरे में सिनर्जी होगी, तो मिलकर काम करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ट्रेनिंग करेंगे एक दूसरे के लिए, तो देखिए ये सारी चीजें हैं जिससे कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे में सिनर्जी ला सके, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। ओके, तो एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा सिम्बैक्स। ये वाली न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा फोकस करके चलिएगा। ये वाली है एशियन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक AFDB, ठीक है, AFDB। तो मीटिंग होने जा रही है, कहां पे होने जा रही है, 23 मई को होने जा रही है, कहां पे, गांधीनगर में, गुजरात में। ओके, तो एक बार देख लेते हैं, पहले एक बार इसका जो इवेंट है उसकी थीम देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर द वेल्थ क्रिएशन इन अफ्रीका। तो जो थीम है वो कंप्लीटली अफ्रीका के ऊपर बेस है, ठीक है, तो अफ्रीका के ऊपर कंप्लीटली बेस है। जो इसका होने का टाइम है वो है 22, ठीक है ना, 22 से 26 मई 2017। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी एक बार अफ्रीका देख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया अफ्रीका, तो ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अगर इसको कंप्लीटली ऐसे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ये हो गया पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये कंप्लीट यहाँ पे होनी जा रही है। एक बार फिर से वहीं पे आते हैं, ये वाला देखिए, ठीक है। तो ये है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, इसके मतलब यहाँ पे क्या होगा, सारे बैंकों के जहाँ जो भी यहाँ पे बैंक रहते हैं इसी तरीके से ले सकते हैं जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन सब मिलके रहते हैं अपना। और G20 की जब मीटिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी एक तो होती है जिसमें लीडर जाते हैं सारे, और दूसरी में कौन जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और RBI गवर्नर जाते हैं। तो ये भी आप लोग उसी तरीके से मान सकते हैं, यहाँ पे क्या आएंगे, सारे जो जितने भी अफ्रीका के बैंक है उनके सबके गवर्नर, मतलब उनके सबके हेड आएंगे, ठीक है ना, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे RBI हो गया। ओके, जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो अफ्रीका पे फोकस है कंप्लीटली, किस तरीके से रीजन का डेवलपमेंट करना है और एक दूसरे के मिलके साथ में काम करना है, ठीक है ना। तो और तो ज्यादा इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्यों है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हो गया वैसे भी पर्टिकुलर रिलेटेड, बस पता होना चाहिए कि है क्या ये, एक्चुअली इससे रिलेटेड मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं बस हल्का फुल्का, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे सबके गवर्नर मिलेंगे, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द बैंक। ओके, तो मेजर डेवलपमेंट चैलेंज क्या क्या फेस कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है। देखिए अफ्रीका जो है एक ऐसी कंट्री है जहां पे आज की डेट में टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, ठीक है, और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और खासकर चाइना जैसी कंट्री तो भूखे, मतलब वो नहीं बोलते हैं भूखे कुत्ते की तरह अफ्रीका के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से वहां से सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो निकाल लिया जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में खेल कर रहे हैं वो, पाकिस्तान की अभी अपोजिशन पार्टी की जो वहां की अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि चाइना क्या कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है हमारी कंट्री में। तो इस तरीके की मनमानी ना हो सके, ये खुद अपने बारे में सोच सके, थोड़ा सा डेवलपमेंट अगर किसी असिस्टेंट ले तो पता हो इनको गलत होने वाला है, इनके साथ में सही होने वाला है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी इनके पास में रहे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये हाई 5S बोला गया है, मतलब हाई 5 बोला गया है, मतलब जो चीजें हैं कि इनमें फोकस रहेगा, मेजर डेवलपमेंट की 5 मेजर डेवलपमेंट की प्रायोरिटी कौन सी है। एक तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना है इनको, ठीक है, एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, उस एरिया में इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप करनी है, रीजनल कनेक्टिविटी, हाईवेज किस तरीके से नेशनल और स्टेट और रोड हाईवेज बनाने हैं जिस तरीके से कनेक्टिविटी बन सके। कनेक्टिविटी होगी तभी तो एक दूसरे से दूसरी जगह पे डेवलपमेंट पहुंचेगा। जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक सर्वे का भी लेक्चर देखा था, वहां पे क्या होता है, चाइना वाला जो हमने पोर्शन देखा था, तो चाइना में डेवलपमेंट हो रहा है,
चाइना में इंटरनल पोर्शन में डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से निकल के आदमी दूसरे एरिया में जा रहा है, वहां पे पैसा कमा रहा है और वहां से अपने घर पैसा भेज रहा है। तो फिर वहां पे जो घर वाले खरीद रहे हैं अपना थोड़ा खाने पीने रहने का सामान, गाड़ी खरीद ली या फिर कुछ नया मकान खरीद लिया, तो इसलिए इंटरनल पोर्शन में डेवलपमेंट भी होता है इस तरीके से। वो कब होगा? वो तभी होगा जब रीजनल कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। और इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो तो नॉर्मल सी बात है, जब होने ही लगेगा, जब सोशियो और इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे लेवल पे होने लगती है तो लाइफ तो क्वालिटी अच्छी होने लगती है, तो उसमें तो कुछ डिस्कस करने वाली और बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी न्यूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। देखिए अब तक जो हमने उनको 7.6 बिलियन का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं पूरी, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 7.6 बिलियन का हम अब तक लोन प्रोवाइड करा चुके हैं। और जो आने वाले टाइम में जो टारगेट लगाया जा रहा है, सबमिट जो हो रही है अभी, इसमें टारगेट लगाया जा रहा है कि इसको 10 बिलियन लेके चलना है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जो कंपनीज है जो वहां पे इन्वेस्ट करती हैं वो लगभग 72 बिलियन कर रही हैं, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारी जो पर्सनल प्राइवेट कंपनी अपने जाके सामान बेचती है वो अलग चीज है, ठीक है। तो 70 बिलियन का लगभग अफ्रीकन नेशन में अपना ट्रेड कर रही है, और लगभग टोटल जो जितना भी ट्रेड है उसका 20%, देखिए 1/5 जो अफ्रीका में जितना भी हो रहा है उसका 1/5 जो है इंडिया के हाथ में है, ठीक है। तो एक अच्छा पोर्शन है, तो इसीलिए खासकर यहाँ पे इनको बुलाया गया है, इनके साथ में एक सिनर्जी की जा सके। और इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा पोर्शन है, देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर आप लेके चले यहाँ पे, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर यहाँ पे चीजें देखी जाए, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि अगर आप तीनों देखे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखे और इक्वेटर को देखे, ठीक है। इक्वेटर को अगर देखे, इक्वेटर लगभग यहाँ से होके जाता है, इक्वेटर नीचे से जाएगा ना, वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर लगभग यहाँ से नीचे से होके जाएगा, और इसी तरीके से फिर जब नीचे से जाता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होके जाता है। तो तीनों लाइन यहाँ से होके जाती है, और अफ्रीका में फोकस क्या रहेगा, जो हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका फोकस ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी सोलर जनरेटेड कंट्री है तो उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। तो इसलिए अफ्रीका को इसमें इंक्लूड करने से बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, तो इसलिए अफ्रीका में फोकस दिया गया, इसको बोला गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर का इसका गुरुग्राम में, ठीक है ना, जिसको गुड़गांव था पहले नाम, अब गुरुग्राम कर दिया गया है। और ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया था, ये यूएन की जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस पेरिस में हो रही थी, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में इसको प्रपोज किया था कि इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो तब जाके इसका इनिशिएशन वहां पे हुआ था। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फायदेमंद हो सकती है, ओके। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, एक इंडिया एंड बेल्जियम ये होल्ड कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, MLAT इन क्रिमिनल केसेस को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। मतलब अगर कोई हमारा क्रिमिनल उनके वहां पे और उनका क्रिमिनल हमारे यहाँ पे आ जाता है, तो किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हमारा सिटीजन उनकी कंट्री में और उनका सिटीजन हमारी कंट्री में आगे कर रहा है, तो इस तरीके की कोई चीजें बन रही है, इस तरीके का कोई केस आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ दिनों पहले डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्यों, क्योंकि जो यूएन का कन्वेंशन है जिसके तहत हमारे यहाँ पे जो टॉर्चर किया जाता है, अगर बाहर से कोई कंट्री से अगर कोई क्रिमिनल को लेके आ रहे हैं, उसी के तहत जो यूके वाले हैं, कई सारी कंट्री है, क्रिमिनल वहां से ट्रांसफर नहीं करते हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉर्चर करा, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, ये बोला गया है। तो ये ह्यूमन राइट के अपोजिशन में जाता है, तो इसलिए इस तरीके की ट्रीटी किसी के साथ में साइन रहेगी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिस तरीके से मालवीय जी हैं वहां पे अभी उनको नहीं लाया जा रहा है, और भी कई सारे बंदे ऐसे हैं जो बाहर घूम रहे हैं तो उनको हम नहीं ला पा रहे हैं, तो इस तरीके से ला बनाया जाएगा, तो फिर वो सारी चीजें साइड में रख के उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है अपनी कंट्री में लाके, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बेल्जियम याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेल्जियम को थोड़ा मैप में भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा आइडिया रहेगा, कोरिलेट करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऊपर हो गया यहाँ पे नीदरलैंड, ठीक है, और इसके नीचे इधर हो गया जर्मनी, और यहाँ जो छोटा सा बना हुआ है ये हो गया बेल्जियम। थोड़ा सा इसको मैप में देखिएगा अपना जूम करके गूगल पे, तो जूम करके देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी, गूगल मैप में देखेगा इसको जूम करके, ठीक है, तब चीजें आपको क्लियरिटी में समझ में आएगी, ओके। ये भी काफी अच्छा स्टेप्स है ये वाला, इसमें बोला गया सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डिसेबिलिटी अफेयर, तो इसको सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने की बात चल रही है। श्री थावर चंद गहलोत जी इसके मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, ठीक है, थावर चंद गहलोत। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी 15 दिन की नेशनल रिव्यू मीटिंग हो रही है, तो उसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि जो एक्ट है यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन इंप्लीमेंटेशन एक्ट 1995, तो इसके तहत अब क्या करेंगे, एक अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे जिससे कि इनकी अगर कोई भी ग्रेवेंसीज हो रही है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको सबको सेटल डाउन किया जा सके, और उससे रिलेटेड एक इंडिपेंडेंट स्टेट में कमीशन बनेगा, मतलब स्टेटों को बोला गया है, ठीक है ना, कि वो अलग से अपना बनाए और जिससे कि प्रॉब्लम को सेटल किया जा सके, अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। PW
डी अगर कोई भी एक्ट है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। और देखिए जो भी हमारे जो ये भाई बहन है जिनको इस तरीके से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसको जल्दी से टैकल किया जाए, ठीक है। तो फोकस क्या रहेगा, एजुकेशन के फोकस में किस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। स्किल के साथ में किसी भी चीज का कंपेयर नहीं किया जा सकता। स्किल एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में रिहेबिलिटेट किया जाएगा, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है और कोई ढंग से काम नहीं कर जाए तो किस तरीके से उसका भी सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। तो दिव्यांग भी इनको बोला गया था, जिनके दिव्य अंग होते हैं। देखिए ये भी थोड़ा रहता है, एक तरीके से एक अच्छा वर्ड यूज करने पे भी एक पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक काफी इस तरीके की चीजें होती है, तो इन पे भी फोकस दिया जाना चाहिए। मतलब उनके तहत कहीं भी उनको भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनको स्पेशल तरीके से थोड़ा ना ट्रीट करना चाहिए यार। अगर कोई कहीं पे जा रहा है उसको टकुर टकुर कर देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। उनको भी अपनी तरीके से ट्रीट करो और उनको कॉन्शियस नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि एक अच्छी सोसाइटी बना के चले, मिलजुल कर काम करें सबके साथ में। ओके, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन जो है मैं सब तरीके के लेता हूँ यहाँ पे, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के है, तो सब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, अंडर द ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क, जिसको ज्ञान बोला गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, इसके बारे में ये बोला गया है, ये ऑप्शन नीचे दिया है, कौन सा इससे कोरिलेटेड है। तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, दोनों में से कोई सा भी कोरिलेटेड नहीं है, आंसर है डी। आप लोगों को बताता हूं मैं ये है क्या। एक्चुअली जो ये इनिशिएटिव लिया गया, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, किस बेस पे, मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव क्यों लिया गया, ये इसलिए लिया गया। अभी जो है 500 लगभग वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे टीचर आएंगे, ठीक है। वो लगभग हमारे जो अच्छे कॉलेज है यहाँ पे, अच्छी यूनिवर्सिटीज है, उनमें आके पढ़ाएंगे, एक तरीके से ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये किसी कॉलेज के साथ में कोलैबोरेट नहीं है, ये टीचरों के साथ में कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर आएंगे यहाँ पे, वो टीचर पढ़ाएंगे, और टीचर पढ़ाने के बाद में अभी 500 के साथ में आने वाले टाइम में 1000 भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से हम हायर एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं अपनी कंट्री में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, तो उसके ऊपर फोकस दिया गया है, ठीक है। और वहां से टीचर आए और यहाँ पे पढ़ाएं, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें और मिलकर सारे काम करें, तो उस पे इसका पूरा फोकस है। तो उस तरीके की ये स्कीम है। ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से क्लासेस चली होंगी, सुनी होंगी सारी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है साइन बिटवीन इंडियन ऑथोरिटी एंड द सेवरल एमएनसीज, ठीक है ना। जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो उनके बीच में साइन किया जाता है। तो होता क्या है, इसका आंसर है सी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, नॉर्मली जिस तरीके से वोडाफोन का आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा, तो वोडाफोन ने क्या किया, इस तरीके से अपना जो खुद की कंपनी के जो पार्ट थे, मतलब दूसरी को बेच दिए, ठीक है। बेचने के बाद में इसको जो फायदा होने वाला था, उस फायदे को कंप्लीट पूरा खा पी गई है इंडियन जो ऑथोरिटी है, जहां पे ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है इनको। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट ये बेकार कर रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट कोई भी यूज कर रहा है, सारी फैसिलिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बिजली वगैरह सब प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद भी जब ये अपनी सब्सिडरी वगैरह बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट ना पहुंचाया जाए, पूरा का पूरा प्रॉफिट या पूरी की पूरी चीजें खुद एक तरीके से निकल जाए, तो उस तरीके की चीजों को सेटल डाउन करने के लिए ये एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी जो होती है, उसको एक तरीके से सेटल डाउन करने के लिए, किस तरीके से चीजों को सेटल डाउन किया जाए, और ये किस तरीके से अगर टैक्स चोरी कर रहे हैं तो उसको रोका जाए, तो इस पे इसका कंप्लीट फोकस रहता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ओजोन के बारे में है, जिसका आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा, इसको बोलते हैं O3, ठीक है। देखिए ये आप लोगों ने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से अगर सिंगल ऑक्सीजन कहीं पे रहता है तो वो अनस्टेबल होता है, पर लेकिन जैसे 2 ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो क्या होता है, फिर ये एक स्टेबल बन जाता है। इसलिए ऑक्सीजन जो O2 बोलते हैं उसको ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू O3, ठीक है ना। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पे बोला गया है कि वाई ओजोन does not contribute to the warming of the atmosphere near the surface, तो इसका सीधा सा मतलब तो आंसर तो देखिए ये हो गया इसका, इट इज नॉट स्टेबल नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। तो अनस्टेबल रहता है, तो इसलिए जो चीज अनस्टेबल होगी वो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो दूसरी चीजों में क्या कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, इट कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ओनली वेयर द वेदर फिनोमिना इज एब्सेंस। देखिए ये कहीं पे भी हो, चाहे वेदर फिनोमिना हो चाहे ना हो, इससे मतलब नहीं है। ये जितनी वार्मिंग जहां प्रोड्यूस करती है उतनी ही वार्मिंग करती है, इससे उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखने का, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वेदर है या नहीं है। सन रेज नियर द अर्थ सरफेस डू नॉट कंटेन अल्ट्रा वायलेट रेज।
देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये वार्मिंग प्रोड्यूस नहीं करती है, वो इंफ्रारेड जो होती है, ठीक है, जो इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, तो वो इंफ्रारेड होती है जो इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये छोटे छोटी सी बातें होती हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कंप्लीट इसके ऊपर और आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। स्कीम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग में पूछे जाते हैं, आरबीआई जैसे और पीओ वाले पेपर में भी और एसएससी में भी और यूपीएससी में भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा फोकस देकर चलना है। यहाँ पे दिया गया है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अमृत है, ठीक है ना, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बारे में बोला गया है कि क्या क्या आता है इसके अंदर। तो देखिए स्कीम के बारे में बोल रखा है और आप लोगों को देखिए क्वेश्चन का आंसर देना है, वीडियो को पॉज करके, वो याद रखिएगा, वो बार बार बोलना ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, द स्कीम कैन बी इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए आज की डेट में गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है तो कंप्लीटली अपने ऊपर नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। मैक्सिमम जो केस रहते हैं उनमें प्राइवेट का हेल्प लेती है, जिससे कि मिलकर काम किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पावर है पर लेकिन पैसा जो होता है वो प्राइवेट के वहां से आता है, ठीक है ना। इट विल बी फंडेड बाय जॉइंटली सेंट्रल एंड स्टेट, बिल्कुल सही बात है, दोनों के द्वारा फंडेड की जा रही है। प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ, इनके साथ में मिलके, ठीक है ना, अकेला कोई नहीं कर रहा है, तो इनके साथ में मिलके काम किया जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, तीसरा आंसर हो गया इसका, थर्ड मतलब डी आंसर हो गया इसका, जिसमें तीनों है ये। याद रखिएगा ये है मिशन फॉर रिजुवेनेशन अर्बन के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे रूरल भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है वो, रूरल यहाँ पे रूरल डाल दिया अगर तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना, तो अर्बन की जगह रूरल डालते हैं, तो इसको याद रखना है। तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो इसका याद रखना है आप लोगों को। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसको यूनेस्को बोलते हैं हम, इसके द्वारा फ्लिनी मेडल दिया जाता है, तो किसके फील्ड में दिया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, नंबर डी है इसका आंसर। ये दिया जाता है रिवार्डिंग द नोटेबल एफर्ट बोस्ट द आर्ट ऑफ द फिल्म्स, ठीक है ना, जो फिल्म इंडस्ट्रीज होती है खासकर उनके लिए दिया जाता है, ताकि जो आर्ट वाला पोर्शन होता है और ज्यादा इंकरेज किया जाए लोगों को करने के लिए, ठीक है ना, आर्टिस्ट वाली टेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ओके, ये से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सोइल के बारे में है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे नाम लिया गया लाइट सोइल का, लाइट सोइल जब भी नाम आए तो हल्की सोइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हल्की सोइल से मतलब क्या होता है, जिसको रेत बोलते हैं, रेतीली सोइल जो होता है, ठीक है ना, जो रेत वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो जो रेतीली सोइल होती है उसको लाइट सोइल बोलते हैं। तो आपके माइंड में रेत अगर समझ में आता है लाइट सोइल से, तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ड्रोथ कंडीशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वाई लाइट सोइल हैव द लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। नॉर्मल सी बात है, रेते में आप लोगों ने देखा हो कितने गिलास पानी डाल लो जरा सी देर में नीचे चला जाता है, तो पानी रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है उसमें, ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। इसके अलावा क्या बोला है, राइट सोइल हैव लो आयरन कंटेंट। देखिए ड्रोथ से कोई मतलब नहीं होता है उसका, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आयरन कंटेंट उतना ही रहता है, तो ये आंसर नहीं है। लाइट सोइल कैन नॉट बी इरिगेटेड अनलाइक द डेंस सोइल, ऐसा कुछ नहीं है, सेम तरीके से इरिगेटेड की जा सकती है, बट लेकिन क्या है, रिटेंशन पावर उसमें कम होती है, मतलब रिटेंशन पावर उतनी नहीं होती है जितनी की डेंस सोइल में होती है। डेंस सोइल आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, जिस मिट्टी के घड़े बनाते हैं कुमार, वो वाली ले लीजिए, उसमें पानी डाल के कितनी देर तक रखे रहे वो सूखेगी नहीं, गीली रहेगी, पर लेकिन उसकी जगह रेत रखे आप एक मुट्ठी, जरा सी देर में पानी इधर उधर हो जाएगा, कोई पता भी नहीं चलेगा। लाइट सोइल चेंज देयर मिनरल न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑन द डिहाइड्रेटिंग, ऐसा कुछ नहीं है, डिहाइड्रेट होने पर पानी खत्म होने पर उसके मिनरल कंटेंट वो हो जाते हैं, जो कुछ है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, पानी देने के बाद में फिर जो है वो ऐसा कैसे ही हो जाएगा, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये फालतू के ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ओके, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और खासकर न्यूज में भी था बहुत ज्यादा लास्ट ईयर। इसमें क्या बोला गया है, द सेबी, सीबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड एफएमसी क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है ना, तो दोनों का मर्जर किया गया था, क्योंकि देखिए दोनों एक ही काम करते थे लगभग, ठीक है, तो दोनों अलग अलग एजेंसी हो रही है, तो इस तरीके से तो उसको थोड़ा सा एक ही लाइन में लाने के लिए तो इनका मर्जर किया गया था। देखिए ये होता क्या है, इसको दोनों जो कमोडिटी मार्केट होती है, स्टॉक एक्सचेंज वाली मार्केट होती है, उसको दोनों हैंडल करके चला करते थे कि उसमें कोई मैल प्रैक्टिस ना हो जाए, उसमें कोई नेगेटिव कंटेंट ना आ जाए, सबको एक तरीके से मार्केट अच्छे लेवल पे लेके चला जाए, तो उस पर फोकस किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैक एंड द टेक एक्शन अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिस इन द कमोडिटी फ्यूचर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया।
इसमें देखिए सेबी के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के बारे में आप लोगों ने ज्यादा नहीं सुना होगा। ये एक तरीके से चीफ रेगुलेटर है कमोडिटी मार्केट का, किस तरीके से कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करना है। और लगभग उस टाइम पे जब मर्ज किया गया, ये 17 ट्रिलियन वर्थ की कमोडिटी मार्केट की ट्रेड करा रहा था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो गया। तो ये कई सारी चीजें हैं जो ओवरसीन किया जाता है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है इसके बारे में, अगर कोई पूछ लेता है तो। मर्ज कर दिया गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ में, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, अब दोनों साथ में ही मिलकर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी बहाने से थोड़ा सेबी के बारे में भी देख लेते हैं। सेबी का जो गठन हुआ था, सेबी का जो गठन हुआ था वो 1988 में गठन हुआ था। तो सेबी जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में था, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। आज की डेट में अजय त्यागी है इसके चेयरमैन, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें हैं, ये भी सेबी जो एक्ट है 1992 के तहत वर्क करता है, ये 1992, ओके। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। अब नीचे वाला देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही नहीं है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो हमको रेगुलेट करने का काम करता है। आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं जिसमें लिखा रहेगा कि आपकी दिनचर्या क्या होगी, आपका वर्क कैसे करना है, आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी जीने है। तो वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो एक तरीके से चीजों को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क होता है। उसमें बेसिक चीजें लिखी रहती हैं कि इस तरीके से आपको वर्क करना है, इस तरीके से आपको अपनी लाइफ चलानी है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि पार्टी के मेंबर को कैसे रहना है, किस तरीके से उसकी एक्टिविटी होनी है, कोई नेशनल के अपोजिट में नहीं होनी है, मतलब सबको एक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में काम करना है, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं होनी है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। उसमें कोई अलग वाली ये नहीं आएगा कि उसमें इलेक्शन कमिश्नर या सुप्रीम कोर्ट या कोई एक्स्ट्रा ऐसा आ रहा है। तो पार्टी के पास में पूरा हक है, इसलिए हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, कितनी पार्टी बनाई जा सकती है और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ओके। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन याद आ गया, एक क्वेश्चन बताइएगा आप। क्वेश्चन ये है कि जो हम आज की डेट में रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज को रिमूव करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। जो इंपीचमेंट किया जाता है जजों का, वो कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है। दूसरा क्वेश्चन और बताइए, चलिए इसी बहाने से। देखिए जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वैसे तो हमारा फेडरेशन है, ठीक है ना, 29 स्टेट है हमारे यहाँ पे, पर लेकिन हमारे यहाँ पे सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट आया था, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है, ठीक है। तो उसका भी नाम बताइएगा, कंट्री सी से ही है वैसे। चलिए आप लोगों का आइडिया हो गया तो आंसर दीजिएगा नीचे, ओके। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे थे मैंने, इनके आंसर है। देखिए जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में मैंने पूछा था। देखिए हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और जो फाउंड किया गया था 1964 में फाउंड किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे आप लोग बोल सकते हैं। उस टाइम पे किस तरीके से हमको अपने यहाँ पे फूड की एक्टिविटी को सही से करना है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का फोकस भी मेन इन्हीं क्रॉप्स पे था जिसको ये एक्वायर, जिस जोन सी क्रॉपों को ये खरीदता है डिपार्टमेंट, ठीक है ना, वो क्या है, गेहूं, व्हीट और राइस, ठीक है। तो इसी के ऊपर फोकस था। तो आप लोगों को याद रखना है, इससे मैंने पूछा था कि हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे है। राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में पूछा था, ये उड़ीसा में है। और देखिए सेटअप किया गया था विद द हेल्प ऑफ जर्मन कोलैबोरेशन, ठीक है। तो जर्मन कोलैबोरेशन की हेल्प से किया गया था। इसकी जो कैपेसिटी है 1 मिलियन टन 1960 से मतलब चल रही है चीजें, और जो फाउंड किया गया था 1950 में, ठीक है। इसके बाद मैंने पूछा था, देखिए कौन सा नेशनल हाईवे सबसे लंबा है आज की डेट में। NH44 कवर करता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है ना। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 3745 किलोमीटर है, ओके। और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ओके। श्री लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो एक स्टेट कौन से कवर करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देखिए ये दोनों आ गए यहाँ पे, थोड़ा सा फोकस दीजिएगा इस पे। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया, ओके। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन थे। अब देखिए इसके अलावा पीडीएफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो, ये मत सोचिएगा कि मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा बनानी यहाँ पे, ठीक है। वीडियो कंटिन्यूटी में रहेगी। अगर कोई आपका डाउट हो या कोई भी बात आप लोग बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फेसबुक पे लिखिए, जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगता है वहां पे लिखिए। और पीडीएफ आपको द हिंदू डिस्कशन की भी सब जिस तरीके से मिलती रहती है उसी तरीके से मिलती रहेगी, तो उस चीज की टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो बस खुश रहिए, और लेक्चर पसंद आता है लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आता है तो फिर चीजों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।